क्या आप जानते हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 2 खरब प्लैनेट्स मिसिंग हैं और हम उन्हें ट्रैक भी नहीं कर सकते। ये तो हम जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हमारी गैलेक्सी कई सोलर सिस्टम से जुड़कर बनी हुई है और सोलर सिस्टम तारे, ग्रह, एस्ट्रॉइड्स और कई छोटी मोटी सेलेस्टियल बॉडीज से मिलकर बना हुआ है। और आप ये तो जानते ही हैं कि केवल हमारी गैलेक्सी में ही सन के जैसे 10,000 करोड़ तारे मौजूद हैं। अब कल्पना करिए कि इनमें से हर तारे के अराउंड 3 से 4 ग्रह भी मौजूद हुए तो हमारी गैलेक्सी में 40,000 करोड़ प्लैनेट्स होंगे। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी गैलेक्सी में इससे भी कहीं ज़्यादा प्लैनेट्स मौजूद हैं और वो किसी भी सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। वो प्लैनेट्स गैलेक्सी में कहीं खो गए से। इन प्लैनेट्स को हम कहते हैं रोग प्लैनेट्स। नासा और जापान की ओसाका यूनिवर्सिटी द्वारा की गई एक रिसर्च में ये सामने आया है कि हमारी गैलेक्सी में रोग प्लैनेट्स का नंबर स्टार्स को ऑर्बिट कर रहे प्लैनेट्स से 6 गुना ज़्यादा है। मतलब हमारी गैलेक्सी में जितने तारे नहीं हैं उससे कहीं ज़्यादा रोग प्लैनेट्स हमारी गैलेक्सी में घूम रहे हैं। यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 2 लाख करोड़ रोग प्लैनेट्स के होने का अनुमान लगाया गया है। नासा का ये मानना है कि 2027 में लॉन्च होने जा रहा नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप इन रोग प्लैनेट्स के बीच मौजूद ऐसे प्लैनेट्स को खोज निकालेगा जिनका मास और साइज हमारी पृथ्वी के बराबर ही होगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वैज्ञानिक इन प्लैनेट्स को खोजने में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं और क्या इन रोग प्लैनेट्स पर लाइफ का होना पॉसिबल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हमारे साथ अनंत अंतरिक्ष के इस नए सफर पर। वैज्ञानिकों के अनुसार रोग प्लैनेट्स 2 तरह से बन सकते हैं, जिसमें पहला तरीका एक स्टार के बनने से मिलता जुलता है, जिसमें गैस और डस्ट का बादल कोलैप्स करता है और उसके केंद्र में एक गोलाकार ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है, जैसा हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के समय हमारे सूरज के साथ हुआ था। लेकिन ये इतना मैटर अब्जॉर्ब नहीं कर पाता कि ये एक स्टार बन सके। तो ऐसे में ये एक रोग प्लैनेट बनकर ब्रह्मांड में घूमता रहता है। और दूसरा तरीका है एक प्लैनेटरी सिस्टम के ग्रेविटेशनल फोर्स में होने वाली हलचल। इसमें होता यह है कि किसी स्टार सिस्टम में मौजूद विशालकाय प्लैनेट्स छोटे प्लैनेट्स को अपनी ग्रेविटी के प्रभाव से खींचकर सिस्टम से बाहर फेंक देते हैं। कई बार ऐसा सुपरनोवा धमाके के कारण हो सकता है, या फिर प्लैनेटरी सिस्टम के पास से गुजरने वाला कोई स्टार भी सिस्टम के प्लैनेट्स को बाहर का रास्ता दिखा सकता है। लेकिन क्या प्लैनेटरी सिस्टम से बाहर फेंक दिए जाने के बाद भी इन प्लैनेट्स में लाइफ मौजूद हो सकती है? तो दोस्तों, जब हम किसी और प्लैनेट पर लाइफ की खोज करते हैं तो हम मेनली वहाँ 3 चीज़ों की खोज करना चाहते हैं, जैसे हवा, पानी और खाना। टेक्निकल टर्म में कहें तो हमारे रहने के लिए किसी प्लैनेट पर लाइफ के लिए ये 3 इंग्रेडिएंट्स तो होने ही चाहिए। पहला, वैरायटी ऑफ केमिकल्स एलिमेंट्स। दूसरा, सॉल्वेंट। और तीसरा, एनर्जी का सोर्स। अगर हम ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मौजूद एलिमेंट्स की बात करें तो वो है हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन और नाइट्रोजन। और अगर आप देखें तो ये एलिमेंट्स यूनिवर्स के किसी भी स्टार, प्लैनेट्स से लेकर हमारे अंदर तक हर जगह मौजूद हैं। और अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो हमारे ग्रह पर पानी लाइफ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। लेकिन हर प्लैनेट पर पानी मौजूद हो ये ज़रूरी नहीं है। हमने देखा है कि सैटर्न के चंद्रमा टाइटन पर लिक्विड मीथेन के समुद्र हैं। लेकिन अंतरिक्ष में घूमते इन प्लैनेट्स के पास लाइफ को सपोर्ट करने के लिए क्या कोई एनर्जी सोर्स भी होगा? ऐसा शायद नहीं होगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी अपनी हीट एनर्जी की 99.97% की ज़रूरत सूर्य से ही लेती है और केवल 0.027% एनर्जी इसके कोर से निकलने वाली हीट से मिलती है। इससे ये बात तो पक्की है कि पृथ्वी पर हवा के चलने से लेकर पेड़ पौधों के उगने तक हर जगह सूर्य की ही एनर्जी का उपयोग होता है और किसी रोग प्लैनेट्स के पास कोई सूर्य होता ही नहीं है। अगर आप फूड चेन को देखें तो इसमें भी एक फोटोसिंथेसाइजर होता ही है जो सूर्य की एनर्जी का उपयोग करके अपना खाना बनाता है। अगर हम पृथ्वी को देखें तो यहाँ सूर्य के अलावा पृथ्वी के कोर और रेडियो एक्टिव मटेरियल के डिके होने से भी एनर्जी मिलती है, लेकिन ये पृथ्वी की टोटल एनर्जी की ज़रूरत का मात्र 0.027% एनर्जी ही दे पाते हैं। और ऐसा ही कुछ एक रोग प्लैनेट के साथ भी होगा।
प्लैनेट की जियोथर्मल एनर्जी इतनी हीट नहीं प्रोड्यूस कर सकती जो लाइफ को पनपने में मदद कर सके। लेकिन साइंस न्यूज़ के इस आर्टिकल के अनुसार रोग प्लैनेट्स पर तो नहीं, लेकिन उनके चंद्रमाओं पर लाइफ हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि रोग प्लैनेट के किसी चंद्रमा पर लाइफ कैसे मौजूद हो सकती है। चलिए बताते हैं। जिस तरह पृथ्वी का चंद्रमा पृथ्वी पर टाइडल फोर्स लगाता है, ठीक उसी तरह रोग प्लैनेट का चंद्रमा भी उस पर टाइडल फोर्स लगाएगा। और आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि ये टाइडल फोर्स सिर्फ समुद्रों में हलचल नहीं पैदा करती, बल्कि प्लैनेट्स में फ्रिक्शन भी क्रिएट करती है। और ये फ्रिक्शन भी हीट का एक सोर्स होता है। लेकिन ये हीट इतनी भी नहीं होती कि प्लैनेट पर कुछ असर डाल सके। लेकिन जैसे चंद्रमा प्लैनेट पर टाइडल फोर्स लगाता है, उसी तरह प्लैनेट भी चंद्रमा पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। इसे प्लैनेट के चंद्रमा पर भी हीट क्रिएट होती है, और इससे इतनी हीट तो जनरेट हो ही जाएगी कि उस चंद्रमा पर लिक्विड सॉल्वेंट मौजूद हो सके। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे करीब ही मौजूद है। हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स जुपिटर और सैटर्न की पावरफुल ग्रेविटी के कारण इनके चंद्रमा यूरोपा और एनसेलेडस के सरफेस के नीचे ओशन मौजूद है। तो इन सब से ये तो पता चलता है कि इन रोग प्लैनेट्स पर हमारी तरफ लाइफ भले ही ना हो, लेकिन यहाँ लिक्विड वाटर या किसी और सॉल्वेंट का होना तो पॉसिबल है। और अगर रोग प्लैनेट पर ना भी हो तो इसके चंद्रमा पर तो लिक्विड के होने का काफी चांस है। लेकिन क्या हम केवल पानी पर ही जिंदा रह सकते हैं? अगर हमें किसी रोग प्लैनेट पर लाइफ को तलाशना है तो सबसे पहले हमें वहां के लाइफ फॉर्म के लिए फूड की व्यवस्था करने वाले सोर्स को खोजना होगा। जैसे हमारी पृथ्वी के केस में ये काम करता है हमारा सूर्य, जिसकी लाइट का उपयोग करके पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं और यहाँ से फूड चेन की शुरुआत होती है। लेकिन क्या सूर्य की एनर्जी ही फूड के सिंथेसाइज का एकमात्र तरीका है? इसका जवाब है नहीं। अब इस नेशनल ज्योग्राफिक के आर्टिकल को देखिए। 1977 में जब वैज्ञानिकों की एक टीम इक्वाडोर के एक आइलैंड के पास समुद्र में रिसर्च कर रही थी, तब उन्होंने नोटिस किया कि ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के एक एरिया में पानी का तापमान बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है। मतलब कुछ ही मीटर की गहराई में तापमान 0 से 400 डिग्री तक बदल रहा था। लेकिन ऐसा होने की वजह क्या थी? ऐसा उस एरिया में मौजूद हाइड्रोथर्मल वेंट्स के कारण हो रहा था। ये समुद्र के नीचे की वो जगह होती है जहां बनी दरारों से जियोथर्मल एनर्जी के कारण गर्म पानी निकलता रहता है। वहां वैज्ञानिकों ने नोटिस किया कि इतने अंधेरे, जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच रही थी और जहां का तापमान और प्रेशर बहुत हाई था, वहां भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद थे। और ऐसा पॉसिबल हुआ था कीमोसिंथेसिस के कारण। यहाँ मौजूद जीव हाइड्रोथर्मल वेंट्स से निकलने वाले टॉक्सिक मिनरल्स और दूसरे केमिकल से एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे थे। और यही नहीं, केव्स में रहने वाले और बर्फ के नीचे मौजूद जीव भी कीमोसिंथेसिस से अपना खाना बना रहे हैं। और हमारी गैलेक्सी के 200 अरब रोग प्लैनेट्स में से किसी में भी रहने के लिए सही कंडीशन ना हो, ऐसा शायद ही पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ऐसे किसी रोग प्लैनेट पर लाइफ एग्जिस्ट करती है और पृथ्वी में मौजूद लाइफ भी इसी की देन है, तो हमारे सोलर सिस्टम की एज लगभग 457 करोड़ साल है और हमारी पृथ्वी 454 करोड़ साल पहले बनी। और वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर लाइफ 420 करोड़ साल पुरानी हो सकती है। और अगर हम डीएनए को देखें तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अमीनो एसिड्स किसी भी स्ट्रक्चर में जुड़कर लाइफ इवॉल्विंग प्रोटीन्स नहीं बना सकते। ऐसे एसिड्स को बनाने के लिए अमीनो एसिड्स को एक बहुत ही स्पेसिफिक वे में कंबाइन होना पड़ता है। इसके बाद इन्हें ऐसे ऑर्गेनाइज करना होता है कि वो अपने आप को रेप्लिकेट करने के काबिल बन सके। ये वैसा ही है जैसे आपके पास एक करोड़ों पीस वाली पजल है और आप एक ही बार में सॉल्व कर दें। और वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के बनने से लेकर यहाँ लाइफ के एवोल्यूशन तक इतना समय था ही नहीं कि यहाँ कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन लगाए जा सके। ये ऐसा ही था जैसे किसी ने एकदम से डेड मैटर में जान डाल दी हो। हो सकता है हमें जो ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा है वो यूनिवर्स के लिए बहुत ही आसान हो, लेकिन इन सभी प्रोसेस का एक के बाद एक एक्यूरेटली होना ये भी अपने आप में आश्चर्य की बात है। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इन 2 खरब रोग प्लैनेट्स में से किसी में लाइफ पनप रही हो और पूरे मिल्की वे में लाइफ के बीज बिखेर रहा हो? और पृथ्वी पर लाइफ के आने से जुड़ी पानस्पर्मिया थियरी भी यही कहती है। तो आपको क्या लगता है, पृथ्वी पर लाइफ कहां से आई होगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।